नमस्कार दोस्तों, मध्यकालीन भारतीय इतिहास की इस नोट सीरीज में आज हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन के बारे में तथा साथ ही इससे संबंधित सभी इंपॉर्टेंट जीके फैक्ट्स एवं जीके क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगे। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है जिसमें आपको गयासुद्दीन बलबन से संबंधित सभी कंप्लीट फैक्ट्स मिलेंगे और बलबन से संबंधित अब तक जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे की सारे क्वेश्चंस आपको एक ही जगह मिलेंगे। कम से कम 20 पुस्तकों का निचोड़ आपको इस वीडियोज में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गयासुद्दीन बलबन के बारे में। तो देखिए, गयासुद्दीन बलबन दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले प्रथम वंश गुलाम वंश के 9वें नंबर के शासक थे। हम कह सकते हैं 9वें सुल्तान थे। ठीक है, इनका शासनकाल 1266 ईस्वी से लेकर 1287 ईस्वी तक रहा था। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि गुलाम वंश में 3 राजवंशों ने जन्म लिया था। पहला राजवंश कुतुबी राजवंश था, दूसरा शमसी राजवंश था और तीसरा था बलबनी राजवंश। ठीक है, और बलबनी राजवंश के संस्थापक खुद स्वयं गयासुद्दीन बलबन थे। तो अब गुलाम वंश के तीसरे राजवंश यानी बलबनी राजवंश को हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बलबन के परिचय से। तो बलबन का सबसे पहले हम परिचय देखते हैं कि बलबन का मूल नाम क्या था। तो देखिए, बलबन का मूल नाम बहाउद्दीन था। और याद रखना है कि बलबन का जो मूल नाम ओरिजिनल नाम था बचपन में हम कह सकते हैं वो बहाउद्दीन था। बाद में इसको बलबन के नाम से जाना गया और जब ये सुल्तान बना तो इसने गयासुद्दीन की उपाधि धारण की। इस प्रकार वर्तमान में हम इन्हें गयासुद्दीन बलबन के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बलबन तुर्कों की किस जाति से संबंध था। तो मैंने आपको बता दिया है कि बलबन भी इलवरी जाति से संबंधित था, यानी इल्तुतमिश वो भी इलवरी जाति का था और बलबन भी इलवरी जाति का था, तुर्कों की इलवरी जाति का था। ठीक है, हम कह सकते हैं गुलाम वंश में टोटल 11 शासक हुए थे जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह यानी पहले नंबर के शासक और दूसरे नंबर के सुल्तान, इन दोनों को छोड़कर शेष जो 9 सुल्तान हैं वो सभी 9 की 9 सुल्तान तुर्कों की इलवरी जाति से संबंध रखते हैं। ठीक है, पॉइंट क्लियर है, हो गया यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि बलबन क्या था, पहले एक गुलाम था। ठीक है, सबसे पहली बात ये समझना है। तो बलबन को इल्तुतमिश ने किससे खरीदा था, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बलबन किसका गुलाम था। तो बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था, ये बात आपको याद रखनी है इंपॉर्टेंट। और इल्तुतमिश ने बलबन को किससे खरीदा था, तो बलबन को इल्तुतमिश ने जमालुद्दीन बसरा से खरीदा था। अब इसके बारे में फैक्ट्स देखिए कि बलबन क्या है, इलवरी तुर्क था और बचपन में मंगोलों के हाथ लगा था और मंगोलों ने इसे बगदाद के दास बाजार में जमालुद्दीन बसरा को बेच दिया था। ठीक है, उसके बाद में 1232-33 ईस्वी की बात है, ग्वालियर अभियान के बाद में दिल्ली बाजार में इल्तुतमिश ने बलबन को खरीद लिया था। ठीक है, याद रखना है। तो ग्वालियर अभियान के बाद में इल्तुतमिश ने दिल्ली बाजार से बलबन को खरीदा था और किससे खरीदा था, जमालुद्दीन बसरा से खरीदा था। और सबसे पहले इसको इल्तुतमिश ने सक्का यानी भिश्ती का कार्य दिया, यानी पानी लाने वाले का कार्य सौंपा था। पॉइंट क्लियर हो गए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको याद रखना है। आगे चल के अभी इसका एक और फैक्ट है जो आगे आपको मिलेगा, वो भी याद रखना है आपको, जो यूजीसी नेट की एग्जाम्स में पूछा गया है और असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। जमालुद्दीन बसरा का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है आपको। अगला नेक्स्ट देखिए पॉइंट कि लगभग 35 वर्षों तक, यानी हम कह सकते हैं कि ये 1233 में इसको खरीदा गया और 1266 ईस्वी में ये दिल्ली का सुल्तान बना था। तो इस दरमियान जो 35 वर्ष का कार्यकाल था, इस 35 वर्ष के कार्य में ये दिल्ली सल्तनत में सुल्तानों के द्वारा विभिन्न पदों पर रहा था। ठीक है, यानी इसको कई सारे पद दिए गए विभिन्न सुल्तानों के द्वारा। रजिया ने कोई सा पद दिया, मसूद शाह के द्वारा कोई अलग पद दिया गया, नसरुद्दीन महमूद ने अलग पद दिया, इल्तुतमिश ने अलग पद दिया। तो हम कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत के जितने भी सुल्तान थे, हम कह सकते हैं ये 9वें नंबर का सुल्तान है, उसको 30वें नंबर के सुल्तान ने खरीदा था। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे आप समझना कि 9 में से 3 गए अपने 6, ये 6वें नंबर का, यानी इसके बीच में 5 सुल्तान रहे थे। कितने रहे थे, 5 रहे थे सुल्तान, नहीं 6 सुल्तान और रहे थे, आपको याद रखना है। तो उन 6 सुल्तानों के कार्यकाल में विभिन्न पदों पर रहा था अपने 35 वर्ष के कार्यकाल में। देखिए सबसे पहला कौन है कि इल्तुतमिश ने इसको सबसे पहले पानी लाने का कार्य सौंपा था, यानी सक्का या भिश्ती का कार्य दिया था।
तो उसके बाद में इल्तुतमिश ने इसने जो पद दिया, सबसे पहला जो पद था इल्तुतमिश के द्वारा, वो इसको खस्सदार का दिया गया था। यानी इल्तुतमिश ने सबसे पहले इसको खस्सदार बनाया। ठीक है, इसकी योग्यता देखते, क्योंकि ये कुरूप था, कुरूप होने की वजह से इल्तुतमिश ने इसको पहले खरीदने से मना कर दिया था, लेकिन इसने इसके स्वयं के कहने पर इल्तुतमिश ने इसको खरीदा। फिर इसको पानी लाने का कार्य सौंपा गया, लेकिन इसकी योग्यता को देखते हुए आगे चलकर इल्तुतमिश ने इसको पद देना भी प्रारंभ किया, यानी इसको एक सरकारी पद दे दिया, एक आधिकारिक पद दे दिया। जो पद किसका था? खस्सदार का पद दिया था। और ये कौन होता था? ये सुल्तान का निजी सेवक होता था और अंगरक्षकों का प्रधान होता था। ठीक है, इसके बाद में यानी यह बलबन का क्या था? पहला पद था। इसके बाद इल्तुतमिश ने इसे तुर्कान-ए-चहलगानी का भी सदस्य बनाया, यानी इल्तुतमिश ने जो चालीसा का गठन किया था उस चालीसा का सदस्य भी इसको बनाया था, तुर्कान-ए-चहलगानी का। उसके बाद में रजिया सुल्तान, यानी रजिया सुल्तान ने इसको अमीर-ए-शिकार का पद दिया। जो शिकार खेलने का प्रबंधक होता है, अमीर-ए-शिकार, और अमीर-ए-शिकार का पद किसने दिया था? बलबन को रजिया ने दिया था। उसके बाद में बहराम शाह ने इसको अमीर-ए-आखूर, यानी बलबन को अमीर-ए-आखूर का पद दिया था। और अमीर-ए-आखूर अश्वशाला का प्रधान होता है। और इसके अलावा बहराम शाह ने इसको रेवाड़ी की जागीर भी दी थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। उसके बाद सुल्तान मसूद शाह ने इसको अमीर-ए-हाजिब, यानी राज दरबार का प्रबंधक बनाया था। और उसके बाद में नसरुद्दीन महमूद ने इसको नायब-ए-मामलिकात का पद दिया। जो सुल्तान के बाद में सर्वोच्च पद होता है नायब का पद, वो इसको दिया था नसरुद्दीन महमूद ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, पूछा जाता है कि किस सुल्तान ने बलबन को नायब का पद दिया था, तो नसरुद्दीन महमूद ने दिया था। इसके अलावा यह 1 वर्ष के लिए वकील-ए-दर भी बना था। ठीक है, वकील-ए-दर भी बनाया गया था इसको। और इन पदों के अलावा इसको हाँसी व नागौर की इक्तादारी भी दी गई थी, यानी ये हाँसी व नागौर का इक्तादार भी रहा था। इस प्रकार बलबन ने कुल 7 पदों पर कार्य करते हुए सुल्तान पद को प्राप्त किया था। तो याद रखना है कि ये 35 वर्ष तक दिल्ली सल्तनत के विभिन्न पदों पर इसने कार्य किया, यानी कुल टोटल 7 पदों पर इसने 35 वर्षों तक शासन किया। फिर उसके बाद में ये दिल्ली का सुल्तान बना था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सारे, याद रखिएगा। ये हैंडमेड नोट्स हैं, मैंने स्वयं अपनी हाथों से कम 20 पुस्तकों से इन नोट्सों को तैयार किया है, इसलिए आप इनको देखोगे तो आपको कोई भी अन्य पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पूरी की पूरी डिटेल आपको यहाँ पे एक साथ स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिक ढंग से मिल जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चंस देखिएगा कि इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उनको देख लीजिए। कि बलबन की क्रूरता के कारण इल्तुतमिश ने उसे खरीदने से इनकार कर दिया था, लेकिन बलबन के यह कहने पर कि 99 दास आपने अपने लिए खरीदे हैं तो मुझे खुदा के लिए खरीद लें, उपरोक्त कथन किसका है? तो उपरोक्त कथन किसका है? ये इब्न बतूता का है। ठीक है, तो इब्न बतूता बताते हैं कि जब दिल्ली के दास बाजार में इल्तुतमिश ने 99 दास खरीद लिए, लेकिन बलबन क्या था? कुरूप था, और कुरूपता की वजह से इल्तुतमिश ने उसे खरीदने से इनकार कर दिया। तब बलबन ने खुद इल्तुतमिश ने कहा था कि मुझको आप ही खरीद लें। जब आपने 99 दास खरीद लिए तो मुझे एक दास खुदा के लिए समझकर खरीद लें। तो इसके बाद में इल्तुतमिश ने इसको खरीदा था और आगे चल के ये दिल्ली का सुल्तान बना। देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि बुखारा के एक साधु के बुरे बर्ताव के बावजूद बलबन ने उसे अनार खरीद कर दिए थे। ठीक है, बदले में साधु ने उसे हिंदुस्तान का शासक होने का आशीर्वाद दिया था। यह कथन किसका है? ठीक है, तो ये कथन इब्न बतूता का है। इब्न बतूता ये इसके बारे में बताते हैं, उपरोक्त कथन के बारे में, कि भाई एक बार क्या होता है, इब्न बतूता लिखते हैं कि बुखारा का एक साधु था, वो बलबन के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता है, लेकिन फिर भी बलबन उसको अनार खरीद कर दे देता है। इससे साधु खुश होता है और उसे हिंदुस्तान का शासक होने का आशीर्वाद देता है। ये बात कौन बताता है? इब्न बतूता बताता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। ये जो क्वेश्चन हैं यूजीसी नेट के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम, यूपीपीसीएस के एग्जाम, आरपीएससी के एग्जाम, यानी बहुत अच्छे क्वेश्चन से, याद रखिएगा ये। नेक्स्ट अगला देखिए कि एक मालिक के होते हुए भी वह खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया। इंपॉर्टेंट कथन है। बर्नी ने यह किसके लिए कहा है? ये जो बात है बर्नी ने, जियाउद्दीन बर्नी हैं, एक मध्यकालीन इतिहासकार हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं, और ये बात ये कहते हैं बलबन के प्रति कि एक मालिक के होते हुए खान हो गया, फिर वो क्या है? सुल्तान बन गया।
तो ये बात बलबन के लिए जियाउद्दीन बरनी ने कही थी, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली में द्वितीय इलवरी वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है बलबन ने की थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम इलवरी वंश की स्थापना इल्तुतमिश ने की थी। इलवरी वंश यानी प्रथम इलवरी वंश कौन सा था? शमसी राजवंश। और द्वितीय इलवरी वंश कौन सा था? बलबनी राजवंश। ठीक है, तो द्वितीय जो इलवरी वंश है बलबनी राजवंश, इसकी स्थापना किसने की थी? बलबन ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि बलबन के द्वारा स्थापित नवीन वंश कौन सा था? इसका सही आंसर है बलबनी वंश। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने वंश को महान सिद्ध करने के लिए स्वयं को फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित योद्धा आफरासियाब, यानी आसरासियाब नहीं है, आफरासियाब है, आफरासियाब का वंशज बताया व इस्लामी नायक संजर को अपना पथ प्रदर्शक घोषित किया है? तो इसका सही आंसर है बलबन ने। ठीक है, तो बलबन ने अपने वंश को किससे जुड़ा बताया कि जो शाहनामा में, फिरदौसी का ये ग्रंथ है शाहनामा, और ये महमूद गजनवी का क्या था? दरबारी था फिरदौसी। इसने शाहनामा नामक रचना लिखी थी, और इस रचना में एक इस्लामी योद्धा यानी एक योद्धा का वर्णन आता है आफरासियाब का, और ये उसी का अपने आप को वंशज बताता है। कौन? बलबन। इसके अलावा इल्तुतमिश भी उसी अपने आप को आफरासियाब का वंशज बताता है, और उधर महमूद गजनवी भी अपने आप को आफरासियाब का वंशज बताता है। ठीक है, ठीक है, ये तो याद रखना है। तो ये अपने वंश को किससे जोड़ता है? आफरासियाब से जोड़ता है। और स्वयं का पथ प्रदर्शक किसे बताता है? इस्लामी नायक संजर को बताता है। तो ये बलबन के बारे में याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है ये चीज़। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक जो सुल्तान ना होते हुए भी सुल्तान छत्र का प्रयोग करता था, कौन था? तो उसका सही आंसर है बलबन था। ठीक है, ये क्या है कि इसने नाम मात्र के लिए नसीरुद्दीन महमूद को दिल्ली का सुल्तान बना रखा था, लेकिन वह तो नाम मात्र का शासक था। वास्तविक सत्ता किसके हाथों में थी? बलबन के हाथों में थी। और जो सुल्तान का छत्र होता है, नसीरुद्दीन महमूद का जो छत्र था, उसको खुद स्वयं ही धारण करता था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि बलबन ने किस सुल्तान को छत्र यानी शाही चंदोवा अपने सुपुर्द करने हेतु विवश किया था? तो वो नसीरुद्दीन महमूद था। तो नसीरुद्दीन महमूद का जो छत्र था, सुल्तान छत्र, उसको इसने अपने पास ले लिया था उससे, नसीरुद्दीन महमूद से, और खुद उसको धारण करता था। इंपॉर्टेंट है ये बात। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो इसका सही आंसर है नसीरुद्दीन महमूद का प्रधानमंत्री था बलबन, दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले। अगला क्वेश्चन है कि किस इतिहासकार का कथन है कि जब उलूग खां यानी बलबन सिंहासन आरूढ़ हुआ तो अधिकारियों की कमर टूट गई, वे सब बिना तर्क और वाद विवाद के उसके अधीन हो गए? तो ये कथन है ईसामी का। किसका है? मलिक ईसामी का कथन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि विदेशों में मुस्लिम सभ्यता के संरक्षक के रूप में किसको जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है बलबन को जाना जाता है। इस क्वेश्चन का फैक्ट्स देखिएगा कि बलबन इस बारे में कहता भी है कि पूर्व में इस्लाम की पताका को फहराने का श्रेय उसी को है। उसने विदेशों से आए हुए विद्वान व्यक्तियों एवं सम्मानित राजपुरुषों के निवास गृहों यानी निवास का नाम उनके देश या वंश के नाम पर रखा था। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वैसे ये जो फैक्ट्स याद रख लेना, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि मुस्लिम सभ्यता के संरक्षक के रूप में बलबन को ही जाना जाता है। अब बलबन की उपाधियां देख लीजिए कि बलबन की कौन कौन सी उपाधियां थीं, और ये सभी उपाधियां इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। देखिए, पहली उपाधि थी उलूग खां। बलबन को उलूग खां की उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो बलबन को जो उलूग खां की उपाधि है वो किसने दी थी? नसीरुद्दीन महमूद ने दी थी। इसके अलावा जिल्ले इलाही की उपाधि, ये खुद को जिल्ले इलाही कहता था, यानी ईश्वर का प्रतिबिंब या ईश्वर की छाया कहता था। ये उपाधि इसने स्वयं धारण की थी। इसके अलावा सिंहासन आरोहण के समय इसने गयासुद्दीन की उपाधि धारण की थी, याद रखना है। और इसके अलावा ये खुद को नियावत ए खुदाई यानी ईश्वर का प्रतिनिधि भी कहता था। नियावत ए खुदाई कहता था, यानी ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था। तो ये उपाधि भी इसने स्वयं धारण की थी। इसके अलावा जियाउद्दीन बरनी यानी तारीख़ फिरोजशाही ग्रंथ के लेखक जियाउद्दीन बरनी ने बलबन को खुफिया कातिल व नायक कहा है। क्या कहा है? खुफिया कातिल व नायक कहा है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बरनी इसको जनता का पिता भी कहता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, दो उपाधियाँ बहुत अच्छी हैं ये। यहाँ पे खुफिया कातिल व नायक बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का जो गढ़ मुक्तेश्वर अभिलेख है, जो गढ़ मुक्तेश्वर मस्जिद की दीवार पर लिखा हुआ है,
तो गढ़ मुक्तेश्वर अभिलेख में बलवन को खलीफा का सहायक कहा गया है। क्या कहा गया है? खलीफा का सहायक कहा गया है। तो खलीफा का सहायक बलवन की उपाधि थी। और उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट उपाधि है कि बलवन को दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कहा जाता है मोहम्मद गौरी को, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है इल्तुतमिश को, और दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कहा जाता है बलवन को। ये 3 क्वेश्चन याद रखिएगा, कंफ्यूज मत हो जाना। अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम सभ्यता का संरक्षक किसे कहा गया है? तो बलवन को ही कहा गया है। अभी मैंने बताया ये क्वेश्चंस, तो याद रखना है आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में आगे चलते हैं कि बलवन के शासन की विशेषताएं देख लीजिए कि बलवन के शासन की जो विशेषताएं हैं वो क्या थी। इंपॉर्टेंट है ये बातें। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आपको यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं ये समझोगे वो क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं और उनके फैक्ट्स हम आपको साथ साथ में समझा रहे हैं। बहुत सिस्टमेटिक ढंग से नोट्स बनाए गए हैं जिनको याद करने में और समझने में बहुत ही आसानी रहेगी। पहला क्वेश्चन है कि राजत्व और राजपद के सिद्धांत की विवेचना करने वाला सल्तनत कालीन प्रथम शासक कौन था? तो इसका सही आंसर है बलवन। ठीक है, बलवन दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने राजत्व और राजपद के सिद्धांत की क्या की थी? विवेचना की थी और राजत्व या राजपद के सिद्धांत को अपनाया था। फैक्ट्स देखिएगा कि 1236 से लेकर 1266 ईस्वी के मध्य यानी 5 सुल्तान हुए थे इस कार्यकाल में। तो इन 5 सुल्तानों के कार्यकाल में जो ताज था उस ताज के प्रति जनता के मन में कोई भय नहीं रहा था और ना ही कोई सम्मान रहा था, जिसके कारण शासन आदेशों की अवहेलना आम बात हो गई थी। परिणाम स्वरूप राज्य में अराजकता, अशांति और उपद्रव होने लगे। बलवन ने इस समस्या के समाधान हेतु राजत्व का सिद्धांत यानी किंगशिप थ्योरी को जन्म दिया, यानी किंगशिप थ्योरी लेकर आया, ये राजत्व का सिद्धांत लेकर आया, जिसके निम्न उद्देश्य थे कि ताज की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करना, राज हत्या के कलंक को धोना और स्वयं का औचित्य सिद्ध करना। ठीक है, याद रखना है क्योंकि इसने मसूद शाह की हत्या की थी, नसरुद्दीन महमूद की हत्या की थी, तो ये क्या है? राज हत्या थी। तो वो इनके कलंक को धोना चाहता था, ताज की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करना चाहता था और स्वयं को सबसे महान घोषित करना चाहता था। अगला क्वेश्चन है कि राजत्व के सिद्धांत एवं प्रशासनिक सिद्धांतों के संकलन बसैया यानी बसाया से आप दिल्ली के किस सुल्तान को संबंध पाते हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर है बलवन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम से पूछा गया है। बसैया का मतलब होता है वसीयतनामा। ठीक है, तो बसैया यानी वसीयतनामा, बसैया उसको कहा जाता है कि जिसमें सुल्तान की जो कही गई बातें हैं, उसके सिद्धांत हैं, उनका वर्णन किया जाता है, उसके द्वारा बताई गई शिक्षाओं का उल्लेख किया जाता है। और वसीयत लिखवाने वाला या ऐसी वसीयत लिखवाने वाला ये दिल्ली का पहला सुल्तान था बलवन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फैक्ट्स समझिए, फैक्ट से आपको समझ में और अच्छा जाएगा कि मध्यकालीन फारस की एक लोकप्रिय परंपरा यह थी कि प्रसिद्ध शासकों और राजनीतिज्ञों के बसाया को संकलन किया जाए। ठीक है, संकलित किया जाए। दिल्ली के सुल्तानों में बलवन के बसाया को बर्नी ने संकलित किया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो जो बलवन की वसीयतनामा था यानी बसाया था, उसको किसने लिखा था? बर्नी ने लिखा था। बर्नी द्वारा लिखित बसैया यानी वसीयतनामा में बलवन के राजत्व सिद्धांत का अप्रत्यक्ष उल्लेख मिलता है। और जो ये बलवन की बसाया है, ये 2 भागों में लिखी गई। कितने भागों में लिखी गई? इसके 2 भाग हैं। इसके कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट हैं। प्रथम पार्ट में राजा के दायित्व का वर्णन दिया गया है, यानी बलवन के अनुसार जो राजा के दायित्व होते हैं उन दायित्वों का वर्णन मिलता है। और दूसरे भाग में बलवन के द्वारा अपने शहजादे पुत्रों यानी अपने जो बेटे हैं बुगरा खां और मोहम्मद खां को राज्य संचालन के संबंध में दी गई शिक्षाओं का वर्णन है कि इसने अपने पुत्रों को राज्य चलाने के लिए जो शिक्षा दी थी उसका वर्णन दूसरे भाग में मिलता है। इन्हीं शिक्षाओं को इतिहासकारों ने बलवन का राजत्व कहा है और जिनमें से कुछ ये थे, यानी इसकी कुछ शिक्षाएं थी जो एग्जाम्स में पूछी जाती, कुछ कथन हैं जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जो उसने अपने बसैया में यानी अपने पुत्रों को बताए थे, पुत्रों को शिक्षा के रूप में बताए थे। उन कथनों को आप समझिएगा। देखिए कौन कौन से कथन हैं, ये सभी कथन याद रख लेना, एग्जाम से पूछे जाते हैं कि उपरोक्त कथन किस सुल्तान का है। देखिए बलवन का पहला कथन है कि व्यक्तियों के ऊपर शासन करने को एक मामूली और महत्वहीन कार्य ना समझो।
यह एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है जिसे पूर्ण गंभीरता व उत्तरदायित्व की भावना के साथ पूरा किया जाना चाहिए। तो याद रखना, अगर क्वेश्चन आ जाए आपको कि उपरोक्त कथन किस सुल्तान का है, तो आपका आंसर होना चाहिए बलबन। नेक्स्ट अगला कथन है कि राजा का हृदय ईश्वर की कीर्ति को प्रतिबिंबित करता है। वह यदि निरंतर ईश्वरीय ज्योति प्राप्त नहीं करता है तो शासक कभी अपने अनेक और अति महत्वपूर्ण कर्तव्यों को पूरा नहीं कर सकता। अतः राजा को अपने हृदय तथा आत्मा की पवित्रता के लिए प्रयत्न करना चाहिए और ईश्वर की दया के लिए अनुग्रहित रहना चाहिए। उपरोक्त कथन किस सुल्तान का है, तो बलबन का है। नेक्स्ट कथन है अपना कि एक अनुग्रही राजा सदा ईश्वर के संरक्षण के छत्र से रक्षित रहता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, पूछा जाता है। उपरोक्त कथन किसका है, तो ये भी बलबन का है। नेक्स्ट कथन है कि राजा को इस प्रकार जीवन व्यतीत करना चाहिए कि मुसलमान उसके प्रत्येक कार्य, शब्द व क्रियाकलाप को मान्यता दें और प्रशंसा करें। ये कथन भी बलबन का है। अगला है कि उसे इस प्रकार जीवन व्यतीत करना चाहिए कि उसे शब्दों, कार्यों, आदेशों, व्यक्तिगत योग्यताओं व गुणों से लोग शरीयत के नियमों के अनुसार जीवन व्यतीत करने के योग्य हो सकें। तो ये याद रखना है, ये कथन भी बलबन का है। और ये देखिए लास्ट में जो दो कथन और हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ज़्यादा याद रखिएगा। छठवां सातवां कि राजत्व निरंकुशता का सजीव प्रतीक है और निरंकुशता ही प्रजा को आज्ञाकारी बनाती है। उपरोक्त कथन किस सुल्तान का है, तो उपरोक्त कथन बलबन का है। और जो ये कथन है ये इसने अपने पुत्र बुगरा खां को बंगाल अभियान के समय दिया था, यानी बंगाल अभियान के समय जाते समय ये बात इसने अपने पुत्र बुगरा खां से कही थी बलबन ने। ठीक है। अगला कथन है कि सेना के लिए कितना भी धन व्यय करना पड़े उसे अधिक ना समझना। ये बात भी बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खां को परामर्श के रूप में बताई थी। इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन से देखिएगा कि किस सुल्तान ने अपने पुत्रों को कहा कि व्यक्तियों के ऊपर शासन करने को एक मामूली और महत्वहीन कार्य ना समझो। यह एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है जिसे पूर्ण गंभीरता व उत्तरदायित्व की भावना के साथ पूरा किया जाना चाहिए। तो ये कथन किसका है, बलबन का है। ये बात बलबन ने अपने पुत्रों को कही थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बलबन का राजत्व सिद्धांत किस पर आधारित था। तो याद रखना है कि बलबन का जो राजत्व सिद्धांत था वो प्रतिष्ठा, शक्ति व न्याय पर आधारित था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि बलबन ने राजत्व का सिद्धांत कहाँ से लिया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सासानी पर्सिया से लिया था, यानी फारस से लिया था, ईरान से लिया था। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये भी एग्जाम्स में, ये सभी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं कि बलबन का राजत्व किन विचारों पर आधारित था। तो याद रखना है पर्सिया के विचारों पर, यानी ईरानी फारसी विचारों पर आधारित था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने आप को जिल्ले इलाही व नियावत ए खुदाई कहा था। तो इसका सही आंसर है, हम बता चुके हैं ऑलरेडी पहले ही, बलबन ने अपने आप को, स्वयं को जिल्ले इलाही यानी ईश्वर का प्रतिबिंब और नियावत ए खुदाई यानी ईश्वर का प्रतिनिधि कहा था। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। फैक्ट्स देखिएगा कि बलबन ने अपने राज्य ऑब्लिक सत्ता यानी राज्य या सत्ता का स्रोत देवीय माना था, अर्थात राज्य की प्राप्ति जनता अथवा अमीरों से नहीं हुई थी बल्कि ईश्वर से हुई थी। इस आधार पर बलबन ने स्वयं को नियावत खुदाई यानी राजा ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है, यानी स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि बताया। जिल्ले इलाही यानी राजा ईश्वर का प्रतिबिंब है, पैगंबर मोहम्मद के बाद इसका स्थान है और राजा के आदेश ईश्वर के आदेश हैं, अतः यह अनुउल्लंघनीय है और जांच के दायरे से भी बाहर हैं। ये सभी बातें किसने कही थी, बलबन ने अपने राजत्व सिद्धांत में कही थी जनता के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, उसका स्थान केवल पैगंबर के पश्चात है। तो इसका सही आंसर है बलबन के अनुसार। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान का मानना था कि राजत्व निरंकुशता का सजीव प्रतीक है और निरंकुशता ही प्रजा को आज्ञाकारी बनाती है। तो याद रखना है बलबन का मानना था और ये बात बलबन ने अपने पुत्र से कही थी बुगरा खां से बंगाल अभियान के समय। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हैं इसलिए रिपीट हो गए हैं यहाँ पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राजत्व निरंकुशता का शारीरिक रूप है। इस प्रकार की निरंकुशता सुल्तान की हत्या का खतरा उत्पन्न करती थी।
अतः उसे अपने प्रति सावधान रहना चाहिए और जनता में अपने प्रति भय की भावना जागृत करनी चाहिए। निजामी के अनुसार उपरोक्त कथन किस सुल्तान का है? तो ये कथन है बलबन का। इसका सही आंसर है बलबन। अगला क्वेश्चन है कि निजामी के अनुसार किस सुल्तान का यह मत था कि राजा का हृदय ईश्वरीय कृपा का विशेष भंडार होता है, उसका हृदय क्रांति का भंडार है, इस दृष्टि से कोई भी मनुष्य उसकी समानता नहीं कर सकता। तो देखिए निजामी का ये जो मत है ये बलबन के लिए है, ठीक है, बलबन का ये मत था निजामी के अनुसार। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि जब मैं किसी तुच्छ परिवार की व्यक्ति को देखता हूं तो मेरे शरीर की प्रत्येक नाड़ी क्रोध से उत्तेजित हो जाती है और हाथ तलवार पर चला जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो ये बलबन ने कही थी। बलबन निम्न वर्ग के लोगों को या तुच्छ वर्ग के लोगों से मिलना पसंद नहीं करता था और वह उनसे दूर ही रहता था, यानी कह सकते हैं उनसे ऐसी भावना रखता था कि उनको जब भी देखता था वो क्रोधित हो जाता था। फैक्ट्स देखिएगा कि बलबन ने राजत्व में केवल कुलीन वर्ग को शामिल किया, अर्थात तुर्की नस्लवाद पर बल दिया था, ठीक है। उसने हिंदू या धर्मांतरित मुस्लिम या निम्न वर्ग को प्रशासन में कोई स्थान नहीं दिया, इन्हें वह तुच्छ समझता था। जैसे फक्र बावनी नामक दिल्ली के एक धनी व्यक्ति ने राजमहल के अधिकारियों को रिश्वत देकर सुल्तान से भेंट करने का प्रयत्न किया, परंतु बलबन ने अपने दरबारियों का निवेदन स्वीकार नहीं किया। वह किसी भी शर्त पर राजत्व के आदर्श की मान्यता बनाए रखना चाहता था, ठीक है। नोट याद रखना है कि इल्तुतमिश भी इसी विचारधारा का व्यक्ति था। वह भी निम्न वर्ग के लोगों को तुच्छ समझता था, निम्न लोगों के वर्ग के लोगों से मिलता नहीं था। उसने जो निम्न वर्ग के जो लोग थे उनके जो 33 लोग थे जो उनके प्रशासन में काम करते थे, इसी कारण इल्तुतमिश ने प्रशासन से 33 लोगों को इसी कारण प्रशासन से बाहर कर दिया था, ठीक है। और बलबन ने भी 30 लोगों को प्रशासन से बाहर किया था। याद रखना है जो निम्न तबके के वर्ग के जो लोग थे, तो बलबन ने ऐसे वर्ग के लोगों के 30 लोगों को क्या प्रशासन से बाहर किया था, इल्तुतमिश ने 33 लोगों को अपने प्रशासन से बाहर किया था। अगला क्वेश्चन है कि बर्नी की पुस्तक में किसके हवाले कहा गया है कि जब भी मैं निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूं तो मेरी आंखें जलने लगती हैं और हाथ तलवार की मूठ पर चला जाता है। तो ये वही बात है। दोबारा ये क्वेश्चन 2 लैंग्वेज में पूछा गया, तो याद रखना है बलबन ने कही थी ये बात और बर्नी की पुस्तक में इस बात का उल्लेख है। बर्नी की पुस्तक है तारीख-ए-फिरोजशाही में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस सुल्तान के लिए जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है कि न्याय और लोगों के प्रति दया के कारण उसे अपनी प्रजा का सम्मान मिला एवं उसकी प्रजा उसकी राजगद्दी की पक्की समर्थक बन गई। तो ये कथन बलबन के लिए लिखा है बर्नी ने। इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन है कि अपनी लगभग 40 वर्षों की खानी और वाद साहित्य के दौरान उसने कभी बाजारों के लोगों, निम्न तबके के लोगों, संगीतकारों और विदूषकों से बातचीत नहीं की। यह कथन जियाउद्दीन बर्नी ने किस सुल्तान के संदर्भ में कहा है? तो देखिए ये कथन कहा है बलबन के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन है कि अपनी शक्ति समेकित करने के बाद बलबन ने कौन सी भव्य उपाधि धारण की थी? तो इसका सही आंसर जिल्ले इलाही की भव्य उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि वह सुल्तान जिसने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद जो उत्तर प्रदेश में है की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा, कौन था? तो वो था बलबन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामिक प्रथाओं का प्रचलन किया, कौन था? तो वो था बलबन, ठीक है। ये दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने दिल्ली के दरबार में गैर इस्लामिक प्रथाओं को शुरू किया था, तो वो बलबन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सुल्तान बलबन ने अपने दरबार का गठन किया था। तो देखिए सुल्तान बलबन ने अपने दरबार का गठन किया था फारसी पद्धति पर और जो उसका राजत्व सिद्धांत था वो फारस से ही प्रेरित था, याद रखना है। अगला है बलबन ने अपने दरबार में फारसी रीति और शिष्टाचार क्यों लागू किया था? तो याद रखना है बलबन ने फारसी रीति एवं शिष्टाचार सुल्तान की गरिमा बढ़ाने हेतु लागू किया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और नोट में याद रखना है कि पहली बार जो फारसी परंपराएं थी वो इल्तुतमिश ने अपनाई थी, उसके बाद में दूसरी बार ये फारसी परंपराएं अपनाने वाला दूसरा सुल्तान था बलबन, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस सुल्तान ने फारसी परंपरा अनुसार सिजदा और पावोस यानी जमीन वोसी सिजदा
की प्रथा को शुरू किया था, यानी सिजदा और पाबोस की प्रथा यानी जमीन वॉसी को की जो प्रथा होती है उसको शुरू किया था। तो याद रखना बलवन ने शुरू किया था, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, स्टार लगा लीजिए, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। फैक्ट्स देखिएगा कि जो सिजदा होता है, सिजदा का तात्पर्य होता है कि घुटने के बल बैठकर सुल्तान के आगे सिर झुकाना सिजदा कहलाता है। और पाबोस या पायबोस सुल्तान के चरण चूमना, छूना या चूमना, ये इस प्रथा को पाबोस कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस शासक ने ईरानी यानी फारसी त्यौहार नवरोज यानी नौरोज को प्रारंभ किया था? तो याद रखना बलवन ने किया था, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से बहुत ज़्यादा पूछा गया है क्वेश्चंस कि ईरानी त्यौहार नवरोज को प्रारंभ करने वाला सुल्तान कौन था? बलवन था। फैक्ट्स में देखिए कि यह एक गैर इस्लामिक उत्सव था और यह 19 दिवस का होता था और इसमें सूर्य पूजा की जाती थी, यानी ये सूर्य पूजा का उत्सव होता था। अगला क्वेश्चन है कि किस शासक के काल में दरबार में मनाए जाने वाले उत्सवों के संबंध में वर्णी ने कहा है कि इन उत्सवों के बाद कई दिन तक लोग दरबार की सजावट के बारे में बात करते थे। विदेशी दूतों ने जब उसके दरबार का दौरा किया तो वे उस चकाचौंध को देखकर स्तब्ध रह गए। देखिए जो ये बात है वर्णी की, ये बलवन के बारे में है, बलवन के द्वारा मनाए जाने वाले बलवन के दरबार में उत्सवों के बारे में है, याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस सुल्तान या शासक ने राज्यरोहण के पश्चात अपने पुत्र एवं पोतों का नाम ईरानी परंपरा पर रखा था? तो इसका सही आंसर है बलवन ने रखा था। जैसे फैक्ट्स में आप देख सकते हैं, इसने अपने पोतों का नाम कैखुसरो, कैकुवात, क्यूमर्स और कैकास रखा था। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने दरबार में हंसने, मजाक करने, वार्तालाप करने, नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम करने और मद्य निषेध यानी शराब आदि पर क्या लगाया था? प्रतिबंध लगाया था। तो वो कौन सा था? बलवन था। ठीक है। वैसे बलवन संगीत प्रेमी था, लेकिन इसने अपने दरबार में नृत्य और संगीत पर भी प्रतिबंध लगा दिया था, हंसने मजाक करने पर भी प्रतिबंध लगाया, शराब पर भी प्रतिबंध लगाया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान के दरबार से बाहर जाने पर उसके अंगरक्षक नंगी तलवारों के साथ बिस्मिल्लाह उच्चारण करते हुए चलते थे? तो इसका सही आंसर है बलवन। ठीक है। बलवन के जो अंगरक्षक थे, जब बलवन बाहर जाता था तो उसके जो अंगरक्षक थे वो नंगी तलवारों के साथ बिस्मिल्लाह कहते हुए चलते थे। बरनी फैक्ट्स में देखिएगा कि बरनी के अनुसार ऐसे जुलूस अक्सर निकलते थे, ठीक है, जिसे देखने हेतु दूर दूर से लोग आते थे। अगला क्वेश्चन से देखिए कि बलवन का राजत्व शक्ति, प्रतिष्ठा और न्याय पर आधारित था। उपरोक्त कथन किस इतिहासकार का है? ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ये जो मैं अब कथन बताने वाला हूँ इतिहासकारों के, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के याद रखना कि जो बलवन का राजत्व था वो किस पर? शक्ति, प्रतिष्ठा और न्याय पर आधारित था। ये जो कथन है, ये कथन किसका है? राम प्रसाद त्रिपाठी का है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि बलवन का राजत्व संकीर्ण, भौतिकवादी और निरंकुश था। यानी बलवन के राजत्व को संकीर्ण, भौतिकवादी और निरंकुश किसने बताया था? ईश्वर टोपा ने बताया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बलवन का राजत्व जटिल धार्मिक युक्ति था जिसे निरंकुशता को पवित्र करने तथा राजहत्या का कलंक धोने हेतु अपनाया गया था। उपरोक्त कथन किस इतिहासकार का है? तो देखिए ये कथन है के निजामी का, यानी खलिक अहमद निजामी का है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि किस इतिहासकार ने अपनी पुस्तक द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया में बलवन के शासनकाल को सुदृढ़ीकरण का युग कहा, जिसने खिलजियों के शासन की व्यवस्था के लिए आधार का काम किया? तो ये बात कही थी AVM हबीबुल्लाह ने कही थी। इनकी पुस्तक है द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। ठीक है, इस पुस्तक में। अगला क्वेश्चन है कि बलवन की सार्वभौमिकता तथा राज की नीति को जानने के लिए मूल स्रोत है? तो इसका सही आंसर है जियाउद्दीन वर्णी। यानी जियाउद्दीन वर्णी बलवन की सार्वभौमिकता और राज की नीति को जानने का सबसे मूल स्रोत है। जियाउद्दीन का ग्रंथ है एक, यानी फैक्ट्स देखिए जियाउद्दीन वर्णी का कि वर्णी की जो तारीख फिरोजशाही एक पुस्तक है। इस पुस्तक में बलवन की सार्वभौमिकता और राज की नीति का विवरण मिलता है और यह रचना बलवन से लेकर फिरोज शाह तुगलक के शासन के 6ठे वर्ष तक कुल 9 शासकों का इतिहास बताती है। यह उस बिंदु से शुरू होती है जहां मिन्हाज उस सिराज की तबकाते नासिरी समाप्त हुई थी, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगला देखिए कि क्लासिकल संस्कृत भाषा के पालम बावली अभिलेख
जो दिल्ली में है, में स्वभावतः दावा किया गया है कि राजा के सुशासन के कारण भगवान विष्णु समस्त चिंताओं का त्याग कर क्षीर सागर में शांतिपूर्वक शयनरत हैं। यह किस राजा के बारे में दावा किया गया है? तो इसका सही आंसर है बलवन के बारे में ये बात कही गई है पालम बावली अभिलेख में। ठीक है, ये थी दोस्तों बलवन से संबंधित पार्ट 1 की बात है। ठीक है, यानी ये बलवन से संबंधित हमने यहाँ तक बलवन के शासन की विशेषताएं और बलवन के परिचय के बारे में बताया है। इसके बाद में बलवन के शासनकाल की जो घटनाएं हैं, क्या क्या इसके शासनकाल में जो घटनाएं हुई, उन घटनाओं को हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में। किसमें पढ़ेंगे? पार्ट 2 में, यानी भाग 2 में पढ़ेंगे। पार्ट 1 में बस इतना ही। ठीक है, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जो यूजीसी नेट, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, असिस्टेंट प्रोफेसर यानी फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर की एग्ज़ाम्स, यानी जो भी हिस्ट्री से संबंधित एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो अवश्य शेयर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर हिस्ट्री का आपको कंप्लीट मैटर मिल रहा है, वो भी एक साथ कई पुस्तकों का निचोड़ मिल रहा है। और कमेंट में अपनी फीडबैक अवश्य दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।